Indian Evidence Act 1872, Act number 1 of 1872। सेक्शन 1 से लेकर 9 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस क्लासेस में। अभी हम जो डील कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स से रिलेटेड। सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 के जितने भी सेक्शंस हैं वो सब यही बताते हैं कि कौन से फैक्ट्स को रिलेवेंट माना जाएगा और कौन से फैक्ट्स को अदर फैक्ट्स को इरेलेवेंट कर दिया जाएगा। So let us start with section number 10 today. Things said or done. What does section 10 states? Things said or done by conspirator in reference to common design. तो यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्स्पिरेटर। कॉन्स्पिरेटर यानी कि यहाँ पे जो बाय द कॉन्स्पिरेटर जो कॉन्स्पिरेसी करता है। हमने आईपीसी में भी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड सेक्शंस पढ़े थे, सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B, और वही बात यहाँ पे आ रही है सेक्शन 10 में जो लिखा है कि ऐसी चीज़ें जो कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड हों और वो भी एक कॉमन डिज़ाइन में की गई, लाइक मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। कॉन्स्पिरेसी सिंगल पर्सन तो कर भी नहीं सकता, एक से ज़्यादा लोग होंगे तभी आपस में मिलकर कॉन्स्पिरेसी करेंगे, तो मोर देन वन पर्सन की बात हो रही है। सो थिंग्स सेड और डन, या तो कोई बातें कॉन्स्पिरेटर्स ने आपस में कही या फिर कुछ एक्ट्स कॉन्स्पिरेटर्स ने किए, तो वो रिलेवेंट होंगे एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखते हैं क्या लिखा है। वेयर, और इसको जो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं उनको भी आप देखते जाना। वेयर देयर इज reasonable ground to believe that two or more persons, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्पिरेसी अकेला तो कर नहीं सकता, मिनिमम 2 तो होने ही होने हैं उसमें, ठीक है। सो व्हेन देयर इज रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट 2 or more persons have conspired together, तो इन दोनों ने आपस में एक कॉन्स्पिरेसी की है और साथ में। To commit an offense, this conspiracy is for the purpose of committing an offense. This is the third ingredient. ये वर्ड्स मैंने वही अंडरलाइन कर रखे हैं जो कि आपको कीवर्ड्स आप इनको बोल सकते हैं या फिर इनको आप इंग्रेडिएंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन बोल सकते हैं। So things said or done by the conspirator in reference to common design where there is reasonable grounds to believe that 2 or more persons conspired together to commit an offense or an actionable wrong। तो या तो कोई ऑफेंस कर रहे हैं या फिर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं, बात वही होगी, सेम चीज़ को रॉन्गफुल एक्ट कर रहे हैं तो ऑफेंस ही हो गया वो भी, ठीक है। एनीथिंग सेड, तो अब यहाँ पे इसके आगे बात आ रही है, जब भी कोई 2 या उससे ज़्यादा लोग एक कॉमन डिज़ाइन को लेते हुए और आपस में एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, किस पर्पज से कर रहे हैं वो ये कॉन्स्पिरेसी? फॉर द पर्पज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। तो इस सिचुएशन में एनीथिंग सेड और डन और रिटन, तो इन लोगों ने कुछ कहा, कुछ किया या कुछ लिखा, किस पर्पज से? ये तीनों काम, कहना, लिखना और करना, ये तीनों काम एक कॉन्स्पिरेसी के अंडर में हो रहे हैं और वो कॉन्स्पिरेसी एक ऑफेंस को कमिट करने के लिए हो रही है और इस कॉन्स्पिरेसी में 2 से ज़्यादा लोग हैं। बाय एनी वन ऑफ सच पर्सन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन को हमने और भी एक जगह पे पढ़ा था आईपीसी में। आईपीसी का सेक्शन 34 अगर आप रिकॉल करेंगे तो सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी बताता है कॉमन इंटेंशन ऑफ सेवरल पर्सन्स के बारे में। और क्या उसमें हमने देखा था, एक मैं 2 कीवर्ड्स आपको बता देता हूँ कि कॉमन इंटेंशन कब होगा। जब कभी भी मीटिंग ऑफ प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो, जहाँ कहीं पे भी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होगा तो वहाँ हम कहेंगे कॉमन इंटेंशन। जो 2 या उससे ज़्यादा लोग हैं उनके माइंड में एक कनेक्शन होना चाहिए, दोनों के थॉट्स में, दोनों के ऑब्जेक्टिव्स में, दोनों के इंटेंशन कॉमन होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दैट इज कॉमन इंटेंशन। तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स इसका रहता है।
after the time which such intention was first entertained by any one of them is a relevant fact. तो ये जो कॉमन इंटेंशन थी ये एक रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा. एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन, एनीथिंग रिटन बाय एनी वन ऑफ द पर्सन. जरूरी नहीं कि वो जितने भी लोग थे, 5 लोग थे, 10 लोग थे, उन सब ने वो काम कहा हो, किया हो या कहा हो. उन 10 में से सिर्फ एक पर्सन ने अगर कुछ कहा, दूसरे ने कुछ किया, तीसरे ने कुछ लिखा, तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगी. बिकॉज if they are doing that thing in with the common intention, if they are conspiring together with the intention of committing an offense, offense commit करने के कॉमन इंटेंशन से कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों में से किसी भी एक ने कुछ कहा, कुछ किया या कुछ लिखा, ये सब रेलेवेंट फैक्ट होंगे एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्सन. और क्या लिखा है आगे, आगे देखिए, ये रेलेवेंट फैक्ट होंगे किसके अगेंस्ट में, as against each of the person believed to do so, conspiring as well as for the purpose of proving the existence of the conspiracy, as for the purpose of showing that any such person was a party to it. तो 10 लोग थे सपोज, उन 10 में से एक ने कुछ कहा, दूसरे ने कुछ किया और तीसरे ने कुछ लिखा, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे 10 के 10 लोग के अगेंस्ट में ये बातें जो कही गई, ये बातें जो लिखी गई और ये काम जो किए गए, ये सब रिलेवेंट फैक्ट होंगे इन सभी मेंबर्स के अगेंस्ट में. बिकॉज यहाँ वर्ड कॉमन इंटेंशन आ गया. जहाँ पे कॉमन इंटेंशन आ जाता है, सो ऑल द persons, all the conspirators, all the members in that common intention are equally liable for the words said, for the acts done, for the things written. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके नॉलेज में मैं डाल दूं. जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए वो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं हुआ, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज इमटेरियल. आई रिपीट, जिस ऑफेंस को कमिट करने के लिए वो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वो ऑफेंस कमिट हुआ या नहीं हुआ, दैट इज इमटेरियल. बिकॉज आपको ध्यान है, सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860 भी यही बात कहता है, दैट इज पनिशमेंट फॉर कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक ऐसा ऑफेंस है जहाँ पे नॉर्मली ऐसे जब तक एक्टस रियस का डॉक्ट्रिन ना हो, एक्टस रियस कहता है एक्ट्स डन, तो जब तक कि एक्ट्स डन ना हो, जब तक कि किसी को लॉस ना हो, तब तक पनिशमेंट नहीं देता एपीसी, कोई भी पिनल प्रोविजन. लेकिन कॉन्स्पिरेसी एक ऐसा ऑफेंस है जो इन इटसेल्फ commits a crime, it in itself it becomes an offense. तो जहाँ कहीं पे भी conspiracy होगी, each conspirator will be liable for the same offense as has been said, done or written by any one of them. ये था सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. एक बार मैं सारा रब कर रहा हूँ और जो पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं उन पॉइंट्स को वापस हम देख लेते हैं. इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं. सबसे पहला पॉइंट, 2 or more persons. Second, conspire together. Third, commit an offense or an actionable wrong, one and the same thing. Fourth, anything said, done or written. कुछ भी कहा गया, किया गया या लिखा गया. और ये तीनों बातें क्या होंगी, रिलेवेंट फैक्ट होंगी. कब ऐसा, जब कि अगर उनका कोई कॉमन इंटेंशन रहता है. So this was section 10. Let us move further. Next we are having section 11, one of the most commonly used section in the movies, and even this is the biggest, you can say, defense for an accused. किसी भी accused के लिए ये section 11 जो है, ये सबसे बड़ा डिफेंस होता है. अगर ये आपने प्रूव कर दिया, no court can charge you for any offense. क्या है ये, प्ली ऑफ एलिबाई. प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब, जिस समय ऑफेंस कमिट हुआ, ऑफेंडर वहां पे था ही नहीं. ऑफेंडर तो किसी दूसरे शहर में था. दिल्ली में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का मर्डर कर दिया.
17 मई 2021 को दिल्ली में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई का मर्डर कर दिया, और जब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ तब मिस्टर एक्स कोर्ट में दिखाते हैं कि सर मैं तो 17 मई 2021 को कलकत्ता में था, ये मेरा होटल का बिल और ये मेरे रेलवे के टिकट्स. It means that person has proved I was not present at the crime scene. So this is known as plea of alibi. पर्सन का वहाँ पे नहीं होना. इस सेक्शन से रिलेटेड एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी है दृश्यम. अगर आप दोनों में से किसी ने भी देखी है, नहीं देखी है तो इस मूवी को जरूर देखिएगा. ये प्ली ऑफ एलिबाई का जो सेक्शन है लाइफ लॉन्ग के लिए आपको रट जाएगा अपने माइंड में. जिस जगह पे ऑफेंस हुआ है अगर वो पर्सन वहाँ है ही नहीं तो फिर वो ऑफेंस करेगा कैसे? तो उसको चार्ज किया ही नहीं जा सकता, कन्विक्ट किया ही नहीं जा सकता. तो दिस इज सेक्शन नंबर 11 व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट. अभी पर्सन वो कलकत्ता में था या मुंबई में था या मेड्रास में था, कहीं पे भी था, वैसे ही रेलेवेंट नहीं है वो कहाँ पे था. बट व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम्स रेलेवेंट, लेकिन वो फिर भी रेलेवेंट हो जाते हैं. कब ऐसा होता है? जब उसे हम एज अ प्ली ऑफ एलिबाई यूज़ करते हैं. ऐसे फैक्ट्स जो नॉर्मली रेलेवेंट नहीं हैं, काम के नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो रेलेवेंट हो जाते हैं. कब ऐसा होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ, इसको अंडरलाइन भी करता जाता हूँ मैं साथ में, if they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact. तो ऐसे फैक्ट्स जो कि रेलेवेंट नहीं हैं वो कब रेलेवेंट हो जाएंगे, उसके लिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए हैं. आई रिपीट, ऐसे फैक्ट्स जो रेलेवेंट नहीं हैं लेकिन वो फिर भी रेलेवेंट हो जाएंगे कब? अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो. पहली कंडीशन, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट. कोई भी ऐसा फैक्ट जो या तो फैक्ट इन इशू से या फिर अदर रिलेवेंट फैक्ट से इनकंसिस्टेंट हो, विसंगत हो. अब बात यह आती कि इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब है. इनकंसिस्टेंट का मतलब वही है, एक्स ने वाई का मर्डर किया दिल्ली में, और जब प्रोसिक्यूशन चलता है, ट्रायल चलता है, तो यहाँ वहाँ प्रूव कर दिया जाता है एक्स तो वहाँ पे था ही नहीं. आप तो कह रहे हैं कि एक्स ने मर्डर किया, जब एक्स वहाँ था ही नहीं, हाउ कैन ही मर्डर? ठीक है. सो द फैक्ट दैट एक्स हैज मर्डर्ड वाई इज कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट टू द फैक्ट दैट एक्स वाज प्रेजेंट इन दिल्ली. एक्स दिल्ली में प्रेजेंट था, ये कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट फैक्ट है, उसने मर्डर किया इस बात से. सेकेंडली, if by themselves or in connection, तो कुछ फैक्ट्स की बात हो रही है, कुछ फैक्ट्स जो या तो अपने आप में या फिर कनेक्शन विद द अदर फैक्ट्स, दूसरे फैक्ट्स के कनेक्शन में, दे मेक द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल. तो कोई ऐसे फैक्ट्स या जो या तो अपने आप में या फिर किसी दूसरे फैक्ट्स के कनेक्शन में अपनी एग्जिस्टेंस को या फिर अपनी इन एग्जिस्टेंस को इतना हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बना देते हैं कि उन्हें हमें रेलेवेंट मानना ही पड़ेगा. ये 2 पॉइंट्स हैं जो इररेलेवेंट फैक्ट्स को भी रेलेवेंट बना देते हैं. पहली बात, वेयर द फैक्ट्स आर इनकंसिस्टेंट टू द रेलेवेंट फैक्ट. सेकेंडली, व्हेन द फैक्ट themselves becomes so probable that which makes the existence or non-existence of the fact probable or improbable. एलिबाई का क्या मीनिंग होता है? एलिबाई का मीनिंग है एल्सवेयर और समवेयर एल्स. प्ली ऑफ एलिबाई इज नॉट मेंटेनेबल इन टॉर्ट, डिफामेशन, cases of contributory negligence, मैट्रिमोनियल केसेस, डिवोर्स सूट्स. तो ये सेक्शन 11 जो कि प्ली ऑफ एलिबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके कुछ एक्सेप्शंस बताए हैं कि प्ली ऑफ एलिबाई किस तरह के केसेस में, किस तरह के सूट्स में अप्लाई नहीं होता, ये मेंटेनेबल नहीं है, एडमिसिबल नहीं है. अगर कोई टॉर्ट का मैटर है, सिविल रॉन्ग जो कि होता है, देन कोई डिफामेशन सूट है, किसी का इंसल्ट से रिलेटेड, किसी की मानहानि से संबंधित,
कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का अगर कोई केस है जहाँ पे पर्सन की, हालांकि इस नेग्लिजेंस से रिलेटेड आज रिचा ने एक क्वेश्चन भी शेयर किया था, आई जस्ट शेयर द कंप्लीट डिटेल्ड आंसर फॉर दैट आल्सो। सो कोई कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का अगर केस है, या मैट्रिमोनियल केसेस हैं, पति पत्नी के शादी के संबंध से रिलेटेड, या कोई डिवोर्स सूट है, इन सूट्स में, इन केसेस में प्ली ऑफ एलिबाई दैट इज सेक्शन 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट मेंटेनेबल नहीं है। चलिए कुछ केस लॉज को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक केस है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, AIR 1981। दूसरा स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुघार सिंह, AIR 1978। ये दोनों ही केसेस में क्या हेल्ड हुआ था, दैट इज प्ली ऑफ एलिबाई विल बी एक्सेप्टेड ओनली when it is proved that presence of accused on the place of incident was impossible। तो ऑब्वियस बात है, अगर कहा जा रहा है कि वो पर्सन दूसरे सिटी में है तो ऑन द क्राइम सीन तो उसका प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल है। तो जहाँ पे पर्सन अक्यूज्ड का ऑन द प्लेस ऑफ इंसिडेंट प्रेजेंट होना इम्पॉसिबल होगा, तब हम प्ली ऑफ एलिबाई को एक्सेप्ट करेंगे। इसके लिए ये दो केस लॉज हैं। फिर अगेन दो और केस लॉज आते हैं जो अगेंस्ट में है, गौरी शंकर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1990 का, एंड सुखाराम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी AIR 1992 का। It was held in these two cases, that is, if accused fails to prove alibi in defense, obviously alibi prove करने का, that is I was not present at that place, I was present at somewhere else, ये प्रूव करने का जो बर्डन है वो लाई करता है अक्यूज पे। prosecution will not prove that thing, ये accused पे lie करता है। So if accused fails to prove alibi in defense, then it cannot be presumed that he was committed offense। burden of proof to prove accused guilty lie on prosecution। तो अगर मान लीजिए accused ये prove नहीं कर पाता है और accused इस बात में फेल हो जाता है ये प्रूव करने में कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं था, तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑफेंस इसे नहीं किया। ठीक है, वो वहां पे प्रेजेंट दूसरी जगह जहां बता रहा है वो वहां पे प्रूव नहीं कर पाया कि मैं उस जगह पे प्रेजेंट नहीं था, लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि ऑफेंस उसने नहीं किया। ऑफेंस उसने किया, ये प्रूव करने का बर्डन फिर भी प्रोसिक्यूशन पे ही रहेगा। तो ये दो केस लॉज से रिलेटेड यहाँ पे दे रखे हैं। सो दिस वाज सेक्शन 10 एंड 11 वी डिस्कस्ड। आई होप आपको दोनों ही सेक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। अदरवाइज इनको एक बार बेयर एक्ट से आप दोबारा से रीड करना। किसी तरह के कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स होंगे तो हम उसको कल की क्लास में ले लेंगे, और सेक्शन 12 से हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।